नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन राजधानी लाइव में। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में दस्तक दे चुका है। ओमिक्रॉन का ट्रांसमिशन रेट भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना ज्यादा है। यानी ये वायरस 3 गुना तेजी से लोगों को संक्रमित कर सकता है। अब वायरस कब पीक पर होगा और इसका खतरा कब तक टल सकता है, इस विषय पर मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान ने विस्तार से जानकारी दी है। डॉक्टर त्रेहान ने बताया कि भारत में आई पिछली 2 लहरों से हमें सबक लेना चाहिए। पहली और दूसरी लहर के बीच में करीब 32 हफ्तों का फासला था और पहली लहर के बाद लोग ये मान चुके थे कि वायरस कब अब खत्म हो सक गया है, लेकिन दूसरी लहर में ये ज्यादा भयंकर होकर लौटा। इसलिए लोगों को ये समझना चाहिए कि जब तक वायरस का खतरा पूरी तरह से टल नहीं जाता तब तक चौकन्ने रहें। डॉक्टर त्रेहान ने कहा कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये वायरस सितंबर-अक्टूबर से ही फैल रहा है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। डॉक्टर त्रेहान ने यह भी कहा कि अगर हम सूत्रा मॉडल से देखें तो जिससे पहली और दूसरी लहर के दौरान भी अप्लाई किया गया था, तो नया वेरिएंट जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में पीक पर होगा। ऐसी संभावना है कि ये लहर फरवरी तक समाप्त हो जाएगी। हालांकि ये कितनी ऊपर जाएगी ये हमें व्यवहार पर निर्भर करता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से डॉक्टर नरेश त्रेहान ने ये तमाम जानकारी दी है और एक बार फिर से तीसरी लहर की संभावना जता दी है और इसकी चेतावनी भी दे दी है, क्या कुछ खास जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से तीसरी लहर की, तो तीसरी लहर को कहीं ना कहीं बड़ी घातक बताया जा रहा है और खास तौर पर पहले भी कहा जा रहा था विशेषज्ञों की द्वारा सा कि लगातार कहीं ना कहीं तीसरी लहर आएगी और कहीं ना कहीं उससे बचाव के रास्ते जो है वो अभी से अपनाने होंगे। यानी जिस समय दूसरी लहर चल रही थी उस समय ही इसकी घोषणाएं कर दी गई थी कि लगातार तीसरी लहर भी आ सकती है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मेदांता डॉक्टर अस्पताल के जो चेयरमैन है डॉक्टर नरेश जी, उसके द्वारा बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि लगातार कहीं ना कहीं जो तीसरी लहर है वो अक्टूबर से ही आ चुकी थी, मगर उसके सबूत नहीं मिल पा रहे थे, यानी पुष्टि नहीं हो पा रही थी। मगर जिस तरीके से अब इसकी तीसरी लहर की जो शुरुआत हो चुकी है और दिल्ली के अंदर भी इसके जो मरीज हैं जो नए वेरिएंट के वो भी मिल चुके हैं और लगातार पूरे देश के अंदर लगातार मरीजों की संख्या वो भी बढ़ती नजर आ रही है। मगर लगातार कहीं ना कहीं तीसरी लहर से बचने के लिए लगातार कहीं ना कहीं सरकारों को जितने भी कदम उठाने थे वो उठा चुके हैं और लगातार जो ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही थी वो भी कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर वो सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है, लगातार कोशिश की जा रही है। सरकार जरूर कोशिश कर रही है मगर कहीं ना कहीं जनता को भी सहयोग देना होगा। तीसरी लहर से बचने के लिए वही प्रोटोकॉल जो नियमों का पालन करना होगा जो दूसरी लहर में और पहली लहर में किया था, यानी कि मास्क का, सैनिटाइजर का, सोशल डिस्टेंसिंग का। मगर लगातार जिस तरीके से तीसरी लहर का खतरा बताया जा रहा है और ये फरवरी तक खत्म होगी, तो कहीं ना कहीं स्थिति को समझने के लिए कहीं ना कहीं जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और जनता को सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा बनानी पड़ेगी ताकि वायरस का जो खतरा है वो कम से कम हो सके। और सरकारों को कहीं ना कहीं जो वैक्सीन की प्रक्रिया उसके अंदर और टेस्टिंग की प्रक्रिया जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं रफ्तार लानी होगी ताकि तीसरी लहर से लोगों को बचाया जा सके। जी, तीसरी लहर से लोगों को बचाने के लिए सरकार को ये तमाम कोशिशें करनी होगी, लेकिन फिलहाल सरकार की तैयारी क्या कुछ है? कोई शुरुआत की गई है सरकार द्वारा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें तीसरी लहर से बचाव की, तो लगातार तीसरी लहर से बचाव के लिए सरकारें कोशिश जरूर कर रही है और यहाँ तक कि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन की जो पहली डोज है वो भी मिल चुकी है, दूसरी डोज भी लगातार उसके अंदर भी प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है। और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहा गया है कि 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन जो है वो पहुंचाई जाएगी और लगातार कहीं ना कहीं उस तरफ हम जा भी रहे हैं। मगर यहाँ पर तीसरी लहर का जो खतरा बताया गया है डॉक्टर की नरेश कैसे त्रेहान की तरफ से कि लगातार कहीं ना कहीं जो परिस्थिति है उसको समझने के लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। तीसरी लहर से बचाव के लिए जो प्रोटोकॉल है यानी नियमों का जो पालन है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर, वो भी अपनानी होगी। सरकारें बिल्कुल कोशिश कर रही है, सरकारें लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है ताकि वैक्सीन की जो प्रक्रिया है वो उसमें भी रफ्तार आ सके। लोग बाग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो भी वैक्सीन लगवा ले। मगर जो अस्पतालों के अंदर जो कमी दूसरी लहर के अंदर देखने को मिली थी डेल्टा वेरिएंट की वजह से, वो कहीं ना कहीं लगातार कहीं ना कहीं उसके लिए भी कहीं ना कहीं सरकारें कोशिश करती नजर आ रही है। मगर जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं
और ज्यादा रफ्तार होनी चाहिए। ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी, ऑक्सीजन बेडों की कमी को लेकर भी, वेंटिलेटर बेड को कमी को लेकर भी, नॉर्मल बेड को लेकर भी लगातार कहीं ना कहीं उसके अंदर और ज्यादा रफ्तार होना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं इस स्थिति को समझने के लिए और स्थिति को कंट्रोल करने के लिए अस्पतालों के अंदर तमाम सुविधाएं होनी चाहिए। मगर लगातार जनता जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं जनता को समझना होगा सोशल डिस्टेंसिंग कितनी ज्यादा जरूरी है और कितना वायरस से बचाव के लिए रास्ता अपनाना होगा। जी डॉक्टर त्रेहान ने भी यही कहा है कि ये जो तीसरी लहर है वो पीक पर कब होगी और कितना ऊपर जाएगी, ये हमारे ही व्यवहार पर निर्भर करता है। अगर हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें तो शायद तीसरी लहर को टाला भी जा सकता है, और अगर नहीं टाला जाता तो उसका उतना ज्यादा संक्रमण नहीं फैलेगा जितना दूसरी लहर में फैला था। लेकिन फिलहाल जनता जो है वो तो लापरवाही बरतती जा रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से जिस समय दूसरी लहर का खतरा जब टला था, तो कहीं ना कहीं लोगों ने मास्क लगाना तक भी बंद कर दिया था, यानी कि ये लोगों ने ये समझ लिया था कि वायरस का जो खतरा है वो खत्म हो चुका है। मगर यहाँ पर बात करें तीसरी लहर की, और डॉक्टर नरेश की द्वारा भी कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि लोगों को समझना होगा, अगर लॉकडाउन नहीं लगाना, यानी कि सरकारों के पास फिर लास्ट समाधान यही रह जाता है कि लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। मगर अभी डॉक्टर की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि लगातार कहीं ना कहीं लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। अगर जनता जागरूक होती है और जनता समझती है और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखती है, मास्क का यूज करती है और सैनिटाइजर का यूज करती है, तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन की स्थिति नहीं बनेगी। अगर जनता लापरवाही करती है तो कहीं ना कहीं सरकारों के पास फिर एक ही समाधान रह जाएगा, वो है लॉकडाउन, और लॉकडाउन लगाना भी मजबूरन जो सरकारों को पड़ सकता है। मगर यहाँ पर समझना होगा कि बाजारों के अंदर जिस तरीके से भीड़ है, उसको कंट्रोल करने के लिए जनता को खुद अपने आप को जागरूक करना होगा, सरकारों को कदम उठाना पड़ेगा। मगर यहाँ पर दोनों तरफों से तालमेल मिलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी तालमेल बनाने की जरूरत है, लेकिन इसके लिए सरकार को भी कहीं ना कहीं पहल करनी होगी और प्रशासन को तमाम सख्तियां बरतनी होगी, क्योंकि सख्ती के कारण ही हम ये जो लापरवाही है उसको रोक सकते हैं। लेकिन प्रशासन के फिलहाल क्या कुछ रुख है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें अधिकारियों की, जो बाजारों के अंदर अभी तक गाइडलाइन पालन कराने के लिए अधिकारियों को लगाया गया, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लगातार बाजारों के अंदर मॉनिटराइज की जा रही है। मगर कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं या फिर कहें जो कर्मचारी जो इनका नियमों का पालन कराने, चाहे वो सिविल डिफेंस के जवान हो, जिनको मास्क का जुर्माना करने के लिए खड़ा किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा बनाने के लिए बोला गया है बाजारों के अंदर, मगर उनकी तरफ से जो लापरवाही हो रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता भी लापरवाही करती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं दिक्कतें भी तीसरी लहर को दावत देती नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें तीसरी लहर से बचाव के लिए जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, उन अधिकारियों को भी सख्ती से पालन कराना होगा और सरकार को उन अधिकारियों के ऊपर सख्ती बरतनी होगी, ताकि वो भी बाजारों के अंदर जाकर सख्ती बरते और जनता कहीं ना कहीं उस डर से कहीं ना कहीं अपने आप को सेव कर सके और कहीं ना कहीं घरों से कम निकले। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाजारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाई जा रही है, तो बाजारों के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाई जाए, ताकि वो जुर्माने की डर की वजह से हो या फिर तीसरी लहर की डर की वजह से हो। मगर जब तक ये डर जो जनता के अंदर नहीं दिखेगा, तो कहीं ना कहीं यही स्थिति जो है तीसरी लहर में भी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, ये स्थिति तीसरी लहर में देखने को मिल सकती है, लेकिन इस नए वेरिएंट को लेकर हमारे पास तमाम जानकारी भी नहीं है जिसको लेकर हम दवाइयां इसके लिए बना सके, क्योंकि इसको जो हमारी फिलहाल वैक्सीन है वो भी इस पर कारगर साबित नहीं हो रही है। उसके लिए सरकार और प्रशासन की किस तरीके की तैयारियां? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें वैक्सीन की, तो वैक्सीन जो अभी तक ये बताई जा रही है कि जो तीसरी लहर है, यानी कि जो नया वेरिएंट है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं वैक्सीन का भी असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो लगातार सरकारें कोशिश कर रही हैं कि वैक्सीन जो है वो और ज्यादा हैवी की जाए, ताकि इस वायरस पे भी असरदार हो। मगर ये जिस तरीके से इसका तोड़ ढूंढा जा रहा है और यहाँ तक इस वैक्सीन को कहीं ना कहीं और ज्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश की जा रही है, सरकारें जरूर अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, मगर कहीं ना कहीं जनता को भी बचाव के लिए रास्ते अपनाने होंगे और जनता को कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा, ताकि वायरस का जो खतरा है वो कम से कम हो और सरकारों को वैक्सीन की जो डोज जो हैवी करनी है वो लगातार की जाए, और ताकि जनता तक कहीं ना कहीं वायरस का खतरा जो है वो कम से कम हो। मगर देखना होगा आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से सरकारें किस तरीके से काम करती हैं, सरकारें वैक्सीन की डोज की जो प्रक्रिया वो किस तरीके से बढ़ाती है, जनता किस तरीके से नियमों का पालन करती है, और जिस तरीके से मैदानता के डॉक्टर ने जिस तरीके से कहा कि फरवरी के लास्ट तक तीसरी लहर का जो खतरा है वो कम होगा, मगर कहीं ना कहीं बचाव के लिए जनता को ही आगे आना होगा। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की रुख कर लेते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सोमवार को घोषणा की है कि वो जल्द ही भारत सरकार को पत्र लिखेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हरी झंडी दिखाने के लिए नियुक्ति की मांग भी करेंगे। आपको बता दें कि इन मांगों में पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ व्यापार खोलने का मुद्दा सबसे अहम है और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का प्रमुख मांग को स्वीकार करते हुए सीएम चन्नी ने घोषणा की है कि इस सप्ताह के भीतर 10 एकड़ क्षेत्र में
पिटेक्स के लिए एक कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला रखी जाएगी ताकि संगठन विभिन्न गतिविधियों को अंजाम दे सके और क्षेत्र में व्यापार और उद्योग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा सके। पंजाब इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो के 15वें संस्करण के दौरान यहां अपने संबोधन में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से सवाल किया गया कि क्या व्यापार समुद्री मार्ग से किया जा सकता है तो भूमि मार्ग के माध्यम से इसकी अनुमति क्यों नहीं दी जाती, क्योंकि इससे आर्थिक समृद्धि के अपार अवसर भी पैदा होंगे। तो पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने अब बड़ा ऐलान किया है और पाकिस्तान से व्यापार को एक बार फिर से शुरू करने की मांग उन्होंने कर दी है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि वो जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी इस बारे में बातचीत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत के बाद ये तमाम फैसलों पर मुहर लगेगी कि क्या पाकिस्तान से एक बार फिर से व्यापार जो है वो शुरू किया जा सकता है। इससे पहले आपको बता दें कि जब करतारपुर कॉरिडोर खुला और पंजाब सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने दौरा जब किया, वहां का निरीक्षण और इसी के साथ माथा टेकने करतारपुर गए, उस समय सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने वापस आते ही कहा था कि जल्द ही पाकिस्तान के साथ व्यापार को शुरू किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने अब पाकिस्तान के साथ व्यापार करने की बात कही है, इससे पहले जब करतारपुर कॉरिडोर में वो माथा टेकने गए थे उस समय भी उन्होंने ये बात कही थी जब वहां से वापस आए कि पाकिस्तान से व्यापार जो है वो संभव है। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी यही बातें कही थी। आपने तमाम बातें सुनी होंगी, तमाम दर्शकों ने सुनी होंगी। फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए, करतारपुर कॉरिडोर की हम बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी थी कि जब वो खुला था कि पाकिस्तान से ट्रेड दोबारा शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि ट्रेड पहले नहीं होता रहा है, ट्रेड होता रहा है, पर करतारपुर कॉरिडोर खुलने के बाद ये उम्मीद जताई गई थी कि ट्रेड और ज्यादा सिंपल तरीके से और ज्यादा अगर हम कहें कि क्वांटिटी में हो सकेगा। क्योंकि जहाँ पे खुद चंडी चन्नी ये कहते आए हैं कि जब सी के मतलब हम कहें कि समुद्र के जरिए जब रूट ट्रेड हो सकती है तो फिर जमीन के जरिए क्यों नहीं, जबकि वो ज्यादा इजी होगी, ज्यादा उनके ऊपर चेक रखे जा सकते हैं, ज्यादा इजी अगर हम कहें निगरानी रखी जा सकती है। इन सभी चीजों को लेकर उन्होंने सीधे तौर पे कहा। अगर हम कहें कि 5th एडिशन ऑफ पंजाब इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो के ऊपर इन्होंने ये बात की, क्योंकि कमर्स से हम कहें कि जो पंजाब के पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स और ट्रेड की तरफ से जितने भी यूनियंस हैं या हम कहें जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, वो सब एक डिमांड कर रहे हैं कि ये रूट्स खोले जाए, कि पाकिस्तान से बाय लैंड ट्रेडिंग खोली जाए। और इसका एक मेजर रीजन ये बोला है कि एक बहुत बड़ी ट्रेड अपॉर्चुनिटी है कि अगर ये लैंड रूट्स खुल जाते हैं तो अगर हम कहें कि पंजाब के लोगों को या फिर हम कहें भारत के लोगों को बाय लैंड पाकिस्तान से माफ कीजिएगा कि एक मेजर ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि ऐसे कई चीजें हैं जो बाय ट्रेड ही पॉसिबल है। जो सीधे तौर पे कह दिया कि फसल की बात कर ली, फसल काफी है, क्योंकि टमाटर का एक एग्जांपल दिया गया था पहले जब हमने कमर्स के लोगों से बात की तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे जब सीजनल टमाटर की कमी आती है तो वहां पे टमाटर के रेट स्काई हाई हो जाते हैं और उसी टाइम पंजाब में टमाटर के रेट 2 या 3 रुपए चल रहे होते हैं। उस समय में अगर ट्रेडिंग की जाती है तो वो एक बहुत मेजर प्रॉफिट चेक हो सकता है। और ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था उन्होंने, ये सब एक वेजिटेबल की उन्होंने बात की थी। तो इसके ऊपर खुद अगर हम कहें कि मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखेंगे और खुद यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से मिलने के लिए टाइम भी मांगेंगे। देखिए, लगातार मिल रहे हैं, मिलने की कोशिश की जा रही है इन सभी मुद्दों पे। जी मुस्कान। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबर की ओर रुख कर लेते हैं। मुंबई के निलंबित पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने सिंह को अरेस्ट न किए जाने के अपने आदेश को कायम रखा है। शीर्ष अदालत ने पूर्व पुलिस आयुक्त को अरेस्ट न किए जाने के आदेश देते हुए उनके खिलाफ जांच शुरू करने की बात कही है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी। ऐसे में अब यह साफ हो गया है कि सिंह 11 जनवरी तक जेल नहीं जाएंगे। वहीं कोर्ट ने उन पर लगे आरोपों की जांच पुलिस से न करने और अन्य जांच एजेंसी को देने के भी निर्देश दिए हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सिंह को पुलिस सेवा से निलंबित किया है और इसके बाद से ही सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने राहत की सांस ली है। इससे पहले कोर्ट ने परमबीर को 6 दिसंबर तक गिरफ्तारी में छूट दे रखी थी, यानी कि कल तक उनकी गिरफ्तारी की छूट थी। लेकिन परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली के टारगेट का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन पर यह कार्रवाई की गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से परमबीर सिंह को ये बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को 6 दिसंबर तक राहत दी थी, उसके बाद से परमबीर सिंह पर लगातार गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर सिंह को उनकी सेवा से निलंबित भी कर दिया था। हालांकि इस दौरान परमबीर सिंह ने सरकार का विरोध भी किया था, लेकिन देर शाम उन्होंने निलंबन का पत्र स्वीकार किया। इस बीच ये माना जा रहा था कि परमबीर सिंह की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, लेकिन एक बार फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को 11 जनवरी तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके अलावा भी उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि परमबीर सिंह के मामले की जांच अब मुंबई पुलिस नहीं करेगी, बल्कि किसी और जांच एजेंसी को दे दिया जाए। तो जाहिर तौर पर परमबीर सिंह के लिए बड़ी राहत वाली बात है। लगातार परमबीर सिंह जिस तरह से 100 करोड़ वसूली मामले में क्राइम ब्रांच, ईडी फिर पूछताछ की, इसमें एक नया मामला आया है कि परमबीर सिंह को जो है मुंबई पुलिस अब आगे की जांच नहीं करेगी। जी, इसमें मुंबई पुलिस आगे की जांच नहीं करेगी। जिस तरीके से अब जांच में तमाम पार्टियों को बदला गया है, उसके बाद क्या वाकई निष्पक्ष जांच हो पाएगी इस मामले में? बिल्कुल, देखिए अगर निष्पक्ष नहीं जांच होती तो जाहिर तौर पर परमबीर सिंह की गिरफ्तारी अब तक हो जाती है। लेकिन लगातार मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच और ईडी में भी लगातार 5 घंटे की उनसे जो है पूछताछ हुई थी, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था। इस बीच में परमबीर सिंह के ऊपर भी तमाम तरह के आरोप लगे। हालांकि मुंबई सहित थाने में भी परमबीर सिंह को लेकर एक्सटॉर्शन और एक्स्ट्रासिटी एक्ट के तहत 5 मामले दर्ज है, लेकिन उनमें अब तक गिरफ्तारी नहीं की गई। तो जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस लगातार ईमानदारी से पूछताछ कर रही है। हालांकि क्राइम ब्रांच भी इस पूरे मामले में लगी हुई है, उसके बाद ईडी ने भी पूछताछ किया। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं परमबीर सिंह के लिए राहत बड़ी जरूर है। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली के टारगेट का आरोप लगाया था परमबीर सिंह ने, उसके बाद लगातार उनका इंतजार होता रहा। काफी समय तक वो पेश नहीं हुए हैं ईडी सीबीआई के सामने। उसके बाद अब जब पेश हुए हैं तो उनकी गिरफ्तारी की पर रोक लगा दी गई है। इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए बिल्कुल, परमबीर सिंह ने जिस तरह से महाराष्ट्र के ही गृह मंत्री के ऊपर 100 करोड़ वसूली का टारगेट देने का आरोप लगाया था, ये बड़ा आरोप है खासकर गृह मंत्री के खिलाफ। लेकिन बाद में उनके ही वकील ने कहा कि इस तरह का कोई दस्तावेज, कोई सबूत उनके पास नहीं है। हालांकि जब वो क्राइम ब्रांच में 232 दिन के बाद हाजिर हुई थी, उस दौरान भी क्राइम ब्रांच को भी उन्होंने बताया कि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। इस बीच क्राइम ब्रांच, ईडी और तमाम जहां जहां उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए, वहां पर तमाम जो उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। लेकिन इस बीच में अब तक कोई ऐसे सुराग, ऐसी जानकारी नहीं मिल पाई है कि परमबीर सिंह ने कोई दस्तावेज दिया हो। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा मामला है कि जब आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, सबूत नहीं है, तो आप इतना बड़ा आरोप एक गृह मंत्री के ऊपर कैसे लगा सकते हैं? तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार को एक सख्ते में रखने वाली बात है। हालांकि लगातार ये भी बातें सामने आ रही है कि महाराष्ट्र के डीजी ने पूरे मामले को जो है दबाव बनाकर निपटाने की कोशिश की है, लेकिन सीधे तौर पर कल डीजी ने साफ तौर पर कह दिया कि परमबीर सिंह के साथ इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है और मामले को दबाने के लिए कोई इस तरह का समझौता भी नहीं है। तो सीधे तौर पर परमबीर सिंह ने जो आरोप लगाया है, उसकी बुनियाद अब तक खड़ी नहीं हो पाई है। परमबीर सिंह ने जो आरोप लगाए हैं, क्या अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया है कि वो आरोप किस बिना पर लगाए गए हैं? ये तो उनसे पता करना चाहिए था पूछताछ में। बिल्कुल।
कि देखिए राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो राजनीतिक जो विशेषज्ञ है उनका सीधे तौर पे कहना है कि परमबीर सिंह ने जो आरोप लगाया है राजनीतिक दबाव के चलते लगाया है। यही वजह है कि परमबीर सिंह के पास कोई सबूत अब तक पेश नहीं किया है। तो जाते अब चांदीवाल कमीशन में भी उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया, क्राइम ब्रांच में नहीं दिया। हालांकि ईडी ने उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, लेकिन ईडी की तरफ से कोई बयान अब तक मीडिया को नहीं दिया गया है। लेकिन जरूर ये जानकारी है कि परमबीर सिंह के पास जो आरोप लगा है उस आरोपों को लेकर कोई सबूत नहीं है। लेकिन जिस तरह से परमबीर सिंह के ऊपर 5 मामले दर्ज किया गया है, उन सभी मामलों में लोगों ने अपने अपने जो है दस्तावेज दिया है, जिसमें मुंबई की गोरेगांव पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने परमबीर सिंह को लेकर चार्जशीट दाखिल की, जिसमें सीधे तौर पर परमबीर सिंह और उनके 2 साथियों को मुख्य आरोपी के तौर पर बनाया गया है। लेकिन सत्यप्रकाश देखिए, सुप्रीम कोर्ट में नहीं या फिर सीबीआई ईडी के सामने नहीं, तो अभी जहां मुंबई पुलिस ने पूछताछ की थी परमबीर सिंह से, उस समय वो अपने दस्तावेज से दिखा सकते थे, उन्होंने उस समय भी दस्तावेज क्या नहीं दिखाए? बिल्कुल, देखिए दस्तावेज रहेगा तो दिखाएंगे, दस्तावेज ही नहीं है। आप जिस बुनियाद पे किसी के ऊपर आरोप लगाते हो वो बुनियादी नहीं खड़ी होती, तो जाहिर तौर पर आरोप ही गलत हो जाएगा। लेकिन चूंकि न्यायिक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से उनको गुजरना है, पूछताछ होगी, स्टेटमेंट लिए जाएंगे, चार्जशीट दाखिल होगी, उसके बाद कोर्ट फैसला करेगी कि आखिरकार। लेकिन जिस तरह से परमबीर सिंह ने अपनी बड़ी पहुंच दिखाते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट से उनको गिरफ्तारी न करने का वारंट लेके आता, तो जाहिर तौर पर परमबीर सिंह कहीं न कहीं बड़े लेवल से जुड़े हुए हैं। परमबीर सिंह की पहुंच काफी बड़ी है, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट अब तक उनको राहत देती आई। लेकिन सत्यप्रकाश, 100 करोड़ वसूली का जो मामला है, अगर इस तरीके से चलता रहा तो कैसे सुलझेगा ये मामला? देखिए जाहिर तौर पर अगर कोर्ट को सबूत नहीं मिलता तो कोर्ट पूरे मामले को सुलझा सकती है, लेकिन जब तक परमबीर सिंह कोर्ट में दाखिल नहीं होंगे, उनकी कार्रवाई पूरी नहीं की जाएगी, मुंबई पुलिस, क्राइम ब्रांच, ईडी और तमाम जो जांच एजेंसियां वो अपने अपने सबूत जो है उनके पास वो जमा नहीं करेंगे, तब तक ये काफी लंबा चलने वाला। हालांकि परमबीर सिंह अगर चाहे तो चांदीवाल कमीशन के सामने भी जाके अपनी तमाम दलीलें रख सकते थे, वो बता सकते थे कि उनके पास दस्तावेज है या नहीं, लेकिन अब तक उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। लेकिन नया एक आरोप उनके ऊपर लग गया है कि उन्होंने सचिन वजह से पेशी के दौरान आधे घंटे तक बात की। अब जो है महाराष्ट्र के गृह मंत्री ये जानना चाहते हैं कि जो आधे घंटे में परमबीर सिंह और सचिन वजह के बीच बात हुई वो क्या कुछ हुई है, क्योंकि दोनों 100 करोड़ वसूली के मामले में आरोपी है। दोनों 100 करोड़ वसूली मामले में आरोपी हैं, लेकिन इन पर अब आगे कार्रवाई किस तरीके की होगी ये समझना भी जरूरी है सत्यप्रकाश। बिल्कुल, देखिए कार्रवाई के तौर पे देखा जाए तो माननीय कोर्ट ने जिस तरह से उनको 11 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का आदेश दिया और वो भी मुंबई पुलिस को इस पूरे मामले में जांच करने की आदेश दिया, नहीं जांच करने का आदेश दिया, तो ऐसे में अगर मुंबई पुलिस जांच नहीं करती तो जाहिर तौर पर क्राइम ब्रांच जांच कर सकती है, कोई और बड़ी एजेंसी जांच सकती है। फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, पैसे लेन देन का मामला है, तो ईडी भी जांच कर सकती है। लेकिन ईडी जांच के दौरान अगर कोई सबूत पाएगी तो ही कार्रवाई कर सकती है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट उनको राहत नहीं देती तो जाहिर तौर पर परमबीर सिंह की गिरफ्तारी निश्चित हो जाती। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। तो फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।